बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने नाइन्थ क्लास का केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक करना है जो कि है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इससे पहले हम बायोकेमिस्ट्री तक 6 ब्रांचेस केमिस्ट्री की कंप्लीट डिटेल के साथ क्लियर करके आए हैं। अब नेक्स्ट हमने करनी है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो चलिए इसको बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। जी, व्हाट इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री? Nuclear chemistry deals with the reactions taking place in the nucleus of an atom। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। क्या बोलते हैं जनाब? न्यूक्लियर रिएक्शंस। इससे पहले जो आपने अगर थोड़े बहुत 8th क्लास में पढ़े होंगे तो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन का एक नया वर्ड आ गया है, वो है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जिसके अंदर एटम का न्यूक्लियस उसके अंदर कुछ चेंजिंग आती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, ये एक एटम है, इसके सेंटर में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है? इसके सेंटर में ये न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस होती है और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसके अंदर किसी 2 एटम्स या 3 एटम्स के ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ जो होते हैं ना, रिएक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ रद्द-ए-अमल शो करते हैं, जिसके नतीजे में जो रिएक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन। अब सॉरी, इसको जो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करते हैं इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है? अब जो इसके सेंटर में ये जो ओपेक सी चीज़ है इसको न्यूक्लियस कहते हैं। जब किसी 2 एटम का ये न्यूक्लियस आपस में रिएक्शन करेगा तो जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल बनेगा उसका न्यूक्लियस बड़ा होगा, ठीक है? उसका न्यूक्लियस बड़ा होगा। तो इस तरह का रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर ऐसा होता है कि जब कोई 2 चीज़ें एक दूसरे से रिएक्शन करती हैं तो बिल्कुल न्यू एलिमेंट बन जाती है। यानी कि ये एक एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है। लेकिन केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जब 2 एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं तो नतीजतन जो चीज़ बनती है वो कंपाउंड बनती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करते हैं तो ये बनता है NaCl। ये एक कंपाउंड है। अब ये तो थे दोनों कंपाउंड। अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन करूँ H2 2H2 प्लस O2 तो इसके नतीजे में बनेगा 2H2O। अब ये देखिए, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, ये कंपाउंड बन गए, ठीक है? अगर अब भी आपकी जो बुक न्यू चेंज हो गई है, इसके अंदर उन्होंने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन जो पहले आपकी किताब थी उसके अंदर पहले उन्होंने ये सारी चीज़ें समझाई थी, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। अभी नेक्स्ट कुछ चैप्टर्स के यानी कि कुछ आपको जो नेक्स्ट टॉपिक्स है ना, उसके बाद ये आइडिया हो जाएगा कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ठीक है? तो अभी आप भी परेशान ना होइएगा। ये देखिए, अगर मैं आपको आपकी बुक दिखाऊँ तो आपका जो ये पेज नंबर 6 है, इसके अंदर ये टॉपिक है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो हमने इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है? तो अब अभी तक आप इतना याद रखें। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि कोई एक चीज़ मिलती है, उसके मिलने से कोई दूसरी चीज़ बन जाती है। अब इसके अंदर तो ये चीज़ें मिलने से ये मिल रहा है ना, इसके अंदर ऐसा होता है, फ़र्ज़ करें ये है हमारे पास कार्बन, ये कार्बन का 14 आइसोटोप है। ये रिएक्शन करने के बाद ये नाइट्रोजन बन जाएगा। अब ये देखें, ये पीरियोडिक टेबल में ही है, ये कार्बन और नाइट्रोजन ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ये लेकिन क्या हुआ, कार्बन नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर किसी एटम का जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है वो इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो ये वाले रिएक्शन होते हैं केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर एटम का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हमने वो वाले रिएक्शंस को स्टडी करना हो जो कि न्यूक्लियस की वजह से होते हों, जिनको हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं, तो उस केमिस्ट्री की ब्रांच को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अच्छा, इसी तरह का एक न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे पास सन के अंदर भी हो रहा होता है। जो उसके अंदर जल रहा होता है ना सूरज, जो हमें बर्निंग नज़र आ रही होती है, उधर कोई फ्यूल तो है नहीं, उधर भी यही रिएक्शन हो रहा होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसको हम फ्यूजन रिएक्शन का नाम देते हैं। वहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं
और ये एक नई गैस बना देते हैं, इसको बोलते हैं हीलियम। इस रिएक्शन के नतीजे में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और जो हमें सूरज है उससे रोशनी हासिल होती है, एनर्जी हासिल होती है। ठीक है, आम हालात में अगर ये केमिकल रिएक्शन हो तो ये H2 गैस बन जाएगी, लेकिन इस केस के अंदर ये क्या बनता है, हीलियम गैस। ठीक है, इसके अंदर H और H मिलने से H2 नहीं बना, ये क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ने आपस में जो रिएक्शन है वो नहीं किया, सेंटर से न्यूक्लियस आपस में मिल गया और एक बड़ा न्यूक्लियस बन गया जो कि हीलियम होता है। ठीक है, इसी तरह का रिएक्शन आपके पास सन में भी हो रहा होता है। अब आपकी बुक कहती है इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल, सॉरी वो ऊपर वाला है, इट डील्स विद रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, अच्छा रेडियो एक्टिविटी कैसा फिनोमिना है, कुछ नेचर में ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो अनस्टेबल हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अनस्टेबल है कि अगर वो पड़ी रहे तो उनमें से खुद ब खुद एनर्जी रिलीज होती रहती है, खुद ब खुद एनर्जी रिलीज होती रहती है, क्योंकि इनका सिर्फ ये न्यूक्लियस होता है, ये अनस्टेबल होता है, इसमें से एनर्जी रिलीज होती रहती है। ठीक है, इस तरह के एलिमेंट्स को क्या क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद कुछ न्यूक्लियर प्रोसेसेस होते हैं। न्यूक्लियर प्रोसेसेस यानी कैसे प्रोसेसेस जिसके अंदर न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहा हो, जैसे भी मैंने आपको सन के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है न्यूक्लियर फिशन, इसकी एग्जांपल दी, ये वाली एग्जांपल दी इसके अंदर न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशंस, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशंस में इसको डील करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाना, जैसे कि हमने ये कार्बन वाली एग्जांपल ली है, कार्बन नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो गई, ट्रांसफर हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। ठीक है, इस तरह की चीज़ को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम। अच्छा जी, आगे आपकी वो कहती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज़ द एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड रिसर्च। किस किस चीज़ में इसका स्कोप है, इसका स्कोप है हमारे पास एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, उसके बाद इंडस्ट्री में, उसके बाद रिसर्च में बहुत काम आता है। एग्रीकल्चर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने चेक करना है कि कैल्शियम, जो हमारे पास कैल्शियम होता है वो प्लांट में क्या करता है और प्लांट में किस जगह पे अब्जॉर्ब होता है। तो हम क्या करेंगे, इस प्लांट को रेडियो एक्टिव बना देंगे, रेडियो एक्टिव जिसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती रहती है। अब जब हम प्लांट को ये रेडियो एक्टिव, इसके ऊपर स्टार लगा रहा हूँ ताकि पता चले कि ये रेडियो एक्टिव है, जब हम प्लांट को ये रेडियो एक्टिव कैल्शियम प्रोवाइड करेंगे तो ये जहाँ भी प्लांट उस कैल्शियम को लेके जाएगा ना, यानी कि जहाँ पे भी उसका काम होता है उस जगह पे जाके प्लांट के अंदर ये कैल्शियम स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब हम कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर से बार बार एनर्जी रिलीज हो रही है, तो हम प्लांट के अंदर चेक करेंगे कि प्लांट के अंदर से कहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है। अब प्लांट के अंदर किसी भी हिस्से के अंदर अगर एनर्जी रिलीज हो रही होगी हमें पता चल जाएगा कैल्शियम वहाँ पे है। अब हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसका काम ये है। ठीक है जनाब, ये इसका यूज़ था एग्रीकल्चर में। अब मेडिसिन में इसका बहुत बड़ा रोल है, जो होता है ना कैंसर, कैंसर की डायग्नोसिस यानी पता लगाने के लिए कैंसर है या नहीं है, किस जगह पे है, और उसकी ट्रीटमेंट के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। अब देखिए रेडियो एक्टिविटी भी तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का हिस्सा ही है ना, इस वजह से हमने इसको इसके अंदर लिखा हुआ है। तो अगर हमने मेडिसिन फॉर, इसी तरह हम जिस तरह भी हमने प्लांट की बात की, अगर इंसान में भी देखना हो कि कोई चीज़ क्या किस तरह परफॉर्म करती है तो हम उसको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस देंगे ताकि हमें पता चले कि वो किस जगह पे यूज़ हो रही है। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री में क्या रोल है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंडस्ट्री में हम यूज़ कर रहे हैं, और रिसर्च में भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। अच्छा जी, एक आपको मैं इससे इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि हमारा जो लाहौर के अंदर शालीमार गार्डन है ना, एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि यहाँ पे जो इसकी पाइपलाइंस हैं वो ख़राब हो गई थी। ठीक है, अब ऐसा हुआ था कि अगर हम इसकी पाइपलाइंस को देखते हैं तो हमें पूरा गार्डन उसको चेक करनी पड़नी थी, उसकी ज़मीन के नीचे से पाइपलाइन के कहाँ से लीकेज हो रही है। ठीक है, तो क्या किया जी, जो न्यूक्लियर केमिस्ट थे उन्होंने वहाँ पे ये जो
रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं वो डिस्पर्स कर दी थी, पाइपलाइन के अंदर फैला दी थी। अब बाद में उन्होंने चेक कर लिया था रेडिएशन डिटेक्टर से कि जहाँ से भी रेडिएशन एनर्जी रिलीज हो रही है वहाँ पे उन्हें पता चल गया कि यहाँ पे लीकेज है, तो उन्होंने वहाँ से उसको रिपेयर कर दिया, पूरा उन्हें गार्डन ख़राब नहीं करना पड़ा। तो ये फ़ायदे होते हैं जी हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले आप देखेंगे पॉलीमर क्या होता है, यानी कि ऐसी केमिस्ट्री जिसके अंदर हमने पॉलीमर्स को स्टडी करना होता है। अब यहाँ तक आने के बाद आपको ये तो आइडिया हो गया। अब जो पॉलीमर है ना, ये दो वर्ड पे मुश्तमिल है। एक वर्ड है पॉली, हमेशा याद रखिएगा, साइंस में इंग्लिश में कहीं भी पॉली का वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है मैनी, उसका मतलब होता है मैनी। मर का मतलब होता है पार्ट, मैनी पार्ट। तो कोई ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर जो कि कंसिस्ट ऑफ many small parts या made up of many small parts is called polymer। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल एक ये छोटा सा पार्ट है, ये फिर इसी तरह का सेम एक और पार्ट है, इसी तरह का सेम एक और पार्ट है, इस तरह के थाउजेंड्स पार्ट अगर मिल जाएंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे पॉलीमर। और इसको बोलेंगे, जो छोटा पार्ट है इसको बोलेंगे मोनोमर। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक। तो मोनोमर जब डिफरेंट 100 से 1000 मोनोमर आपस में मिलेंगे तो उसके नतीजे में जो नया कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे पॉलीमर। फॉर एग्जांपल, आप जो शॉपर इस्तेमाल करते हैं आपने उसका नाम तो सुना होगा, पॉलीथीन, ऐसा ही सुना हुआ है। असल में वो होता है पॉलीइथीन। अब जो इथीन है ये एक कंपाउंड है, इसका फार्मूला होता है सी इथीन, हाँ जी, इसका फार्मूला होता है सी डबल बॉन्ड सी एच एच, कुछ इस तरह का इसका फार्मूला होता है। एक एच यहाँ पे होता है, एक एच यहाँ पे होता है, इसी तरह इस तरह का कंपाउंड होता है। अब इस तरह के कंपाउंड जब आपस में यहाँ पे मिलते रहेंगे ऐसे लंबा सारा, ऐसे जब चेन बन जाएगी तो उसको बोलेंगे पॉलीइथीन। इसी तरह हमारे पास जो कप्स होते हैं वो बनते हैं जी पॉलीस्टायरीन के, पॉलीस्टायरीन के। इसी तरह आप जो ड्रेसेस इस्तेमाल करते हैं, कपड़े, उसके अंदर एक सिंथेटिक फाइबर इस्तेमाल होती है जिसको आप पोलिस्टर बोलते हैं, वो असल में होता है पॉली ईस्टर। अब ये जो ईस्टर है, ईस्टर एक कंपाउंड है। अब डिफरेंट बहुत सारे ईस्टर्स आपस में मिलेंगे, एक लंबी चेन बना देंगे तो उसको बोलेंगे पॉली ईस्टर यानी पोलिस्टर, ठीक है। जिसको अगर आप कपड़ों के पीछे देखें तो लिखा होगा कि 65% पॉली ईस्टर। इसी तरह पॉलीस्टाइरीन, आप जो कप, जो डिस्पोजेबल कप्स होते हैं ना, वो इस पॉलीस्टाइरीन के बनते हैं। यहाँ पे एक कंपाउंड होता है स्टाइरीन, डिफरेंट टाइप ऑफ, यानी कि स्टाइरीन के मॉलिक्यूल से लंबी सारी चेन्स बना देते हैं, जिसको कंपाउंड जब नया बन जाता है उसको क्या बोलते हैं, पॉलीस्टाइरीन। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम ऐसे कंपाउंड्स को पढ़ें जो कि ये पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स को पढ़ने के लिए हमने केमिस्ट्री में अलग ब्रांच बनाई हुई है जिसको बोलते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री। और पॉलीमर क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जो कि मोनोमर्स यानी कि सिंगल यूनिट्स के मिलने से बन जाते हैं। इस तरह के हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स मिलती हैं, पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, पॉलीएस्टर हो गया, और भी बहुत से हमारे पास रेजन्स वगैरह शामिल होते हैं इसमें। समझ आ गई? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जियो केमिस्ट्री। अब ये जियो का लफ्ज़ सुन के तो आपको कुछ याद आ रहा होगा, जियो न्यूज़, बिल्कुल ऐसे ही है। असल में जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो को क्या मतलब होता है, अर्थ। और वो जियो न्यूज़ है उसका मतलब भी अर्थ है, ठीक है। हमेशा जहाँ भी साइंस में जियो का वर्ड आएगा उसका मतलब क्या होता है, अर्थ। और केमिस्ट्री का तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम किसको स्टडी करें, अर्थ को स्टडी करें। अर्थ की कंपोजिशन स्टडी करें कि अर्थ की जो सॉइल है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो जो उसकी केमिकल कंपोजिशन है किस तरह बनी होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अर्थ है, ये इसके सेंटर में मेटालिक कोर बहुत हार्ड किस्म का होता है, इसको बोलते हैं हम कोर। इसी तरह इसके साइड पे ये यहाँ पे एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मेंटल, जो कि मोल्टन रॉक्स से मिलके बनी होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बाहर आपके पास एक लेयर होती है, एक ब्रीक सी, ठीक है, इसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट, जिसके ऊपर आप रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं जब हम केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच होती है जी, जियो केमिस्ट्री, ठीक हो गया।
अब इसके बाद हमने एक नेक्स्ट ब्रांच पढ़नी है, वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री। कौन सी ब्रांच है? मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री, अब आपको यहाँ पे इससे आइडिया तो मिल ही गया होगा, मेडिसिनल निकला है मेडिसिन से, तो मेडिसिनल निकला है मेडिसिन से। तो ऐसी केमिस्ट्री जिसके अंदर हम देखें, केमिस्ट्री को स्टडी करें, ठीक है, किस चीज़ की? मेडिसिन की, कि जो मेडिसिन हैं वो किस चीज़ से बनी है, उनका हमारी बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। उसके अंदर आपने कभी भी पैराडॉल के पीछे देखें, उसके ऊपर पैरासीटामोल उसका फार्मूला होता है, वो पैरासीटामोल सॉल्ट होता है, वो केमिकल कंपाउंड होता है, हमने ये पढ़ना होता है कि उसका क्या काम है, ठीक है, वो हमारी बॉडी में क्या इम्पैक्ट करता है, वो किस तरह बनेगा। अब उसको हमने बनाना है, उसके नए नए तरीके देखेंगे, किस तरह वो सस्ता बन सकता है, ठीक है। और उसके अलावा हम उसको किस तरह उसका यानी कि वो तो तकरीबन 500 mg होता है, उसके अलावा जो पूरी आपके पास टैबलेट होती है उसके अंदर तो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। अब हमने वो देखना होता है कि वो कंपाउंड कौन से है, किस तरह हम इसके प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं, किस तरह कौन से एंजाइम इस्तेमाल करें कि पैरासीटामोल जो है उसका काम तेज़ हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम जिस चीज़ ब्रांच में पढ़ते हैं वो कौन सी ब्रांच है? मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसके अंदर क्या होता है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द केमिस्ट ट्राइज टू डिजाइन एंड सिंथेसाइज मेडिसिन और ड्रग्स व्हिच आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। कि हम इसके अंदर ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं, ऐसे जो मेडिसिन बनाते हैं, सिंथेसाइज का मतलब होता है बनाना, ऐसी मेडिसिन बनाते हैं जो कि इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो आपके सिलेबस में जो ब्रांच है वो है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। वो है जी एस्ट्रो केमिस्ट्री। अब इसको सुन के भी आपके जहन में एक चीज़ आ गई होगी, वो क्या है? एस्ट्रो किसे कहते हैं? एस्ट्रो वर्ड निकला है एस्ट्रोनॉमी से, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है जो स्पेस की स्टडी होती है। अब स्पेस स्टडी करने के लिए अब ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ऐसी चीज़ें स्टडी करेंगे जो स्पेस की स्टडी करने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब वो वाले कंपाउंड, वो वाले मॉलिक्यूल, वो वाले आयन जो हमें स्पेस में रहने के लिए, वहाँ पे स्टडी करने के लिए, ठीक है, हमें हेल्प करते हैं, वो सारे कौन से होते हैं? एस्ट्रोकेमिस्ट्री। वो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोकेमिस्ट्री। अब फॉर एग्जांपल स्पेस के अंदर आपको पता है बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशन होती हैं, हार्श कंडीशन होती हैं, वहाँ पे एयर या होती ही नहीं है, वैक्यूम होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है? वैक्यूम होता है, ज़ीरो एयर होती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, वहाँ पे फूड नहीं होता। इतना ज़्यादा फूड लेके जाना भी मुश्किल होता है क्योंकि फिर इस तरह वज़न इंक्रीज़ हो जाता है और स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल फिर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसका तरीका ये होता है कि आप केमिस्ट्री वाले फिर बताते हैं कि आप फूड की कौन सी आइटम्स लेके जाएँ जो सस्ती जो हल्की भी हों, लेके जाना भी आसान हो, जल्दी ख़राब भी ना हो, और क्या किस तरह तरीके से हम उससे बच सकते हैं, ठीक है। और ये ख़राब होने से किस तरह बच सकती हैं, या कोई कैसे आप इनको आसानी से लेके जा सकते हैं, वो फूड आइटम्स। हीट और कोल्ड से बचने के तरीके केमिस्ट्री में बताए जाते हैं। एयर नहीं है तो कौन सी गैसेस आप इस्तेमाल करें। जो ऑक्सीजन सिलेंडर वो इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन से ज़्यादा हीलियम गैस पाई जाती है और नाइट्रोजन गैस पाई जाती है ताकि प्रेशर मेंटेन रहे, ठीक है। इसके अलावा इन हार्श कंडीशंस को कैसे मेंटेन किया जाए, ये सारी की सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? एस्ट्रोकेमिस्ट्री में। लें जी, ये थी हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने जो जितनी भी ब्रांचेस थी आपकी केमिस्ट्री की सारी डिस्कस कर ली हैं। होप सो आपको ये ब्रांचेस समझ आई होंगी। अगर आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और जो कल है, कल हमने इसके स्टेट्स ऑफ मैटर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पर स्टडी करना है। तो अगर आप इसी तरह मजीद लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।